गुड मॉर्निंग, माय नेम मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। आज हम ट्रिपल इंटीग्रल त्रिश समाकलन पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने डबल इंटीग्रल की परिभाषा, डबल इंटीग्रल को कैसे हल करते हैं, डबल इंटीग्रल कार्टेशियन में दे रखा है तो उसको पोलर में चेंज करते हैं, पोलर में दे रखा है तो उसको हल कैसे करते हैं, कार्टेशियन को क्रम चेंज करना, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। और डबल इंटीग्रल द्वारा किसी भी बंद वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ये सारा हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम उसी यूनिट का अगला चैप्टर है ट्रिपल इंटीग्रल त्रिश समाकलन। तो इसकी देखो परिभाषा क्या होती है। त्रिश समाकलन को डिनोट करते हैं इस सिंबल द्वारा, ट्रिपल इंटीग्रल वी माने होता है वॉल्यूम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि त्रिविम में जो फलन होगा वो एक्स वाई जेड का फलन होगा। और डीवी इसको हल करते हैं तो डीवी का मतलब होता है आयतन, घनाभ। इसमें जब अल्पांश लेंगे ना तो किसके समांतर लेंगे, जेड एक्स के समांतर लेंगे। और वो अल्पांश है वो हम किस रूप में लेंगे, घनाभाकार रूप में, घनाभ आकार में। इसलिए घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसलिए जो अल्पांश लिया उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई है dx dy dz। तो dv का मान हो गया dx dy dz। पहले किसकी लिमिट आएगी, x की लिमिट हमने मान लिया a टू b है। फिर दूसरी किसकी आएगी, y की लिमिट मान लिया हमने y1 x से y2 x है। z की लिमिट हो जाएगी z1 xy टू z2 xy। अब इसको हल कैसे करेंगे, हल जैसे डबल इंटीग्रल में करते हैं इधर लास्ट वाले, तो पहले हम dz के सापेक्ष इसको हल करेंगे, अर्थात z के सापेक्ष इसको हल करेंगे। हल करने के बाद वही करेंगे, dz को अंदर ले जाएंगे, इसकी लिमिट अंदर चला जाएगी, हल करेंगे। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, फिर dy के सापेक्ष करेंगे, फिर dx के सापेक्ष से। वो का वो एक प्रोसेस है जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब इसी ट्रिपल इंटीग्रल के आधार पर एक सवाल हल करते हैं। वो सवाल ये है, इवोल्यूट मान ज्ञात कीजिए ट्रिपल इंटीग्रल 0 to a 0 to x 0 to x plus y e की पावर x plus y plus z, फलन का मान दे रहेगा ये, और dx dy dz। तो इसको हल करने के लिए वही प्रोसेस है, पूरा लेट i is equal to ट्रिपल इंटीग्रल 0 to a 0 to x 0 to x plus y e की पावर x plus y plus z dx dy dz। अब क्या करेंगे, z के सापेक्ष पहले हल करेंगे। तो z की लिमिट और z से संबंधित जो फलन है वो हम अंदर ले जाएंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, समाकलन 0 to x plus y e की पावर x plus y plus z dz of dx dy। अगेन अब इसका समाकलन क्या होगा, z के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो अदर वेरिएबल कांस्टेंट होंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र चर हैं, स्वतंत्र चर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। अतः z के सापेक्ष करेंगे इसका, तो पहले करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x प्लस वाई प्लस z, क्योंकि z के सापेक्ष करेंगे तो ये सारा कांस्टेंट हो गया और हो गया। अब z का z के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1, तो इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब लिमिट आ जाएगी 0 to x प्लस वाई dx dy। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 0 to a 0 to x, अपर लिमिट रखेंगे z की जगह रखेंगे, क्योंकि समाकलन किसके सापेक्ष किया है, z के सापेक्ष। z के सापेक्ष किया तो z की जगह रखेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस y, ये तो ऐसा कैसा, अब z की जगह रख दिएगा प्लस x प्लस वाई माइनस लोअर लिमिट z की जगह 0 रख देंगे तो x प्लस वाई dx dy। अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू समाकलन 0 to a 0 to x। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो x प्लस x 2x y प्लस y 2y, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस e की पावर x प्लस y dx
टी वाई। अब अगेन इसको हल करेंगे किसके सापेक्ष, अब y के सापेक्ष, क्योंकि जो लास्ट में होता है पहले इसके सापेक्ष हल करेंगे। तो क्या आ जाएगा 0 to a समाकलन 0 to x e की पावर 2x प्लस 2y माइनस e की पावर x प्लस y dy ऑफ dx इज इक्वल टू 0 to a। अब इसका y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा e की पावर 2x प्लस 2y। तो यह आ गया e की पावर का। अब उसकी घात क्या करेंगे, 2x का अवकलन, सॉरी हम समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन क्या होता है, जो चर के गुणा में होता है वो समाकलन में भाग लगता है, और अवकलन में क्या होता है, चर के जो गुणा में होता है वो गुणा होता है। तो ये जो y के गुणा में 2 है वो 2 आ गया नीचे, माइनस इसका हो जाएगा e की पावर x प्लस y, और y के गुणा में वो 1 है, उसका भाग लगाने की जरूरत नहीं है, 0 to x dx इज इक्वल टू 0 to a। अब अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट किसकी जगह रखेंगे, y की जगह रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो e की पावर 4x अपॉन 2 माइनस e की पावर 2x, फिर लोअर लिमिट रखेंगे y की जगह 0, तो क्या आ जाएगा e की पावर 2x बटे 2 माइनस e की पावर x dx। हमने क्या किया, अपर लिमिट रखा इस पूरे में, यह आ गया y की जगह x रखा तो 2x 4x हो गया बटे 2 माइनस x रखा तो ये 2x आ गया। फिर लोअर लिमिट रखी माइनस में लोअर लिमिट, तो y की जगह 0 रखा तो ये 0, तो ये आ जाएगा e की पावर 4 बटे 2 माइनस e की पावर x। अब इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, समाकलन 0 to a, ये आ जाएगा e की पावर 4x बटे 2, ये माइनस का e की पावर 2x और ये माइनस को गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का e की पावर 2x बटे 2, तो ये जाएगा माइनस 3 बटे 2 e की पावर 2x, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस e की पावर x dx। अब किसका आ जाएगा, इसका समाकलन फिर से करेंगे। अब इसका डायरेक्ट x के सापेक्ष कर देंगे क्योंकि ये सिंगल समाकलन में आ गया, तो क्या हो जाएगा, पहले e की घात 4x का समाकलन क्या हो जाएगा, e की घात 4x, और 4x का क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, तो 4 दूनी 8 माइनस 3 बटे e की पावर 2x का हो जाएगा e की पावर 2x, और x के गुणा में उसका भाग लग जाएगा तो 4 आ गया, प्लस e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x के सापेक्ष, सॉरी x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, e की पावर x, लिमिट आ जाएगी 0 to a इज इक्वल टू, अब x की जगह a रखेंगे तो क्या आ जाएगा इसका मान e की पावर 4a बटे 8 माइनस 3 बटे 4 e की पावर 2a प्लस और e की पावर a। ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की जगह 0 रखेंगे तो देखो e की पावर 4 इंटू 0 e की पावर 0, और किसी की घात 0 उसका मान क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 1/8 माइनस 3 बटे 4, यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो 1 और यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा e की पावर 4a अपॉन 8 माइनस 3 बटे 4 e की पावर 2a प्लस e की पावर a माइनस, अब इनका लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 8 आ जाएगा लघुत्तम को, 8 में 8 का भाग दिया 1 को 1 से गुणा किया 1, 8 में 4 का भाग दिया तो 2 को माइनस 3 से गुणा किया तो माइनस 6, और इसके नीचे 8 में 1 का भाग दिया 8 को 1 से गुणा किया तो 8 आ गया। आगे e की पावर 4a अपॉन 8 माइनस 3 बटे 4 e की पावर 2a प्लस e की पावर a माइनस 8 1 9, 9 में से 3 6 3 बटे 8, और इसका लघुत्तम ले लेंगे 8 कंप्लीटली, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर 4a माइनस 6 e की पावर 2a प्लस 8 e की पावर a माइनस 3, ये इसका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। अब है ट्रिपल इंटीग्रल में डिरिचलेट इंटीग्रल, डिरिचलेट इंटीग्रल है
जो एक वैज्ञानिक था, इसने एक ट्रिपल इंटीग्रल को हल करने का एक तरीका बताया था, उसी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया है। वो ट्रिपल इंटीग्रल ये है, ट्रिपल इंटीग्रल v x की पावर n माइनस 1 y की पावर n माइनस 1 z की पावर n माइनस 1 dx डिवाइड dz इज इक्वल टू गामा n इंटू गामा n अपॉन गामा n प्लस 1। तो गामा एक फलन है जो आपने ट्रिपल समाकलन में पढ़ा है, गामा n बराबर होता है फैक्टोरियल n माइनस 1। तो ये हम पढ़ चुके हैं गामा और बीटा फंक्शन। तो जहां पर ये क्षेत्र v वो गिरा हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस z लेस देन इक्वल टू 1। तो ये क्षेत्र v है वो इन वक्रों से घिरा हुआ है। तो पहले इसमें लिमिट नहीं कर रखी है, तो लिमिट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन वक्रों का अनुरेखण करेंगे, अर्थात इनका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी z एक्सिस, ये हो जाएगी y एक्सिस, ये हो जाएगी x एक्सिस। तो देखो अब x प्लस y प्लस z बराबर 1 ये समतल का अंतर्गण रूप है, जो एक्स पर अंतर्गण काट रहा है 1, y अक्ष पर काट रहा है 1, z अक्ष पर काट रहा है 1, क्योंकि इसको इस रूप में लिख सकते हैं x अपॉन 1 प्लस y अपॉन 1 प्लस z अपॉन 1 प्लस इज इक्वल टू 1। एक्सिस पर 1 अंतर्गण, y अक्ष पर 1, z अक्ष पर 1। तो मान लेते हैं ये एक्सिस पर 1 है, ये y अक्ष पर 1, ये z अक्ष पर 1। अब इनको मिलाते हैं, तो ये हो जाएगा मूल बिंदु O 0 0, ये हो जाएगा A जिसके निशान में 1 0 0, ये हो जाएगा B 0 1 0, ये हो जाएगा C 0 0 1। तो अब देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये जो x है, क्योंकि x इधर पीछे भी होगा तो इसके इधर वाला भाग क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इधर जो भाग होगा वो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ऊपर z अक्ष धनात्मक, नीचे z अक्ष ऋणात्मक। तो z अक्ष से ऊपर वाला भाग, जो अक्ष y तल के ऊपर वाला भाग वो कहलाएगा z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या जिसको कहते हैं हम z समतल। x प्लस y प्लस z वो ये हो जाएगा कौन सा, a b c a, ये समतल। जो देखो इसको 3D बोर्ड पर नहीं बना सकते, फिर भी हम ये x एक्सिस आप ऐसा मानना है, इसको ऐसा इसके लंबवत है, और ये समतल इस प्रकार से है जैसे ऐसे ढका हुआ हो। तो a b c a ये एक समतल हो गया, कौन सा समतल, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, ये समतल हो गया। अब इनसे घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा होगा, ये होगा, ये सारा वैल्यू क्षेत्र जो है वो घिरा हुआ वो ये हो जाएगा, इन तीनों निर्देशित तलों और इस समतल से घिरा हुआ वैल्यू क्षेत्र ये हो गया। अब इसकी लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो लास्ट में क्या है z एक्सिस, तो dz है ना, तो हम क्या करेंगे, z एक्सिस के समांतर एक घनाभ आकार का एक अल्पांश लेते हैं। तो मान लेते हैं हमने ये लिया, ये एक घनाभ आकार का अल्पांश दिया तो z एक्स के समांतर है, और साथ में इसको टच भी कर रहा है, इस समतल a b c a समतल को ऊपर टच भी कर रहा है, ठीक है ना। ये आप 3D पिक्चर आप ध्यान से ऐसा लग रहा जैसे ये इस प्रकार से है, ये z एक्स के समांतर, तो ये ऊपर इस समतल को भी टच कर रहा है। अब देखो इसकी लिमिट निकालने के लिए पहले z की लिमिट निकालेंगे, पहले x की लिमिट निकालते हैं। तो देखो ये समांतर पट्टी यहां से लेकर यहां तक वेरी करेगी, क्योंकि ये इस प्रकार से वेरी करेगी। यहां पर x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 0 से x बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर x का मान है 1।
समांतर इसको पैरेलल करेंगे तो यहां से लेकर ये यहां तक वेरी करेगा, क्योंकि ये पट्टी यहां से लेकर यहां तक वेरी करेगी। यहां पर y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर 0 से और y बराबर, और यहां पर क्योंकि ये जो रेखा है वो किस तल में है, एक्स वाई तल में। एक्स वाई तल में z का मान 0, यहां पर z का मान 0 रखेंगे तो रेखा का समीकरण आ जाएगा ये x प्लस वाई बराबर 1। इससे y का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। और जेड एक्स की लिमिट, क्योंकि ये एक्स वाई तल इस प्रकार से है, यहां पर टच है, एक्स वाई तल पर जेड का मान क्या होता है 0, तो जेड बराबर 0 से जेड बराबर, और ये टच किससे हो रहा है, इस समतल के, इस समतल के टच हो रहा है, और इसके लिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। यहां से जेड का मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो इसकी लिमिट हो गई, x की लिमिट हो गई 0 से 1, y की लिमिट हो गई 0 से 1 माइनस एक्स, और z की लिमिट हो गई 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये लिमिट रखेंगे और इस समाकल को हल करेंगे और उसका मान ये आना चाहिए। तो देखो इसको i बराबर मान लिया मैंने, ट्रिपल इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स और 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और ये आ जाएगा x की पावर n माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx dy dz। तो हमने लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो क्षेत्र दिए हैं उनसे परिबद्ध या हम उनका अनुरेखण करेंगे। अनुरेखण मतलब डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद वो उभयनिष्ठ क्षेत्र आता है, उसका उभयनिष्ठ क्षेत्र में हम अल्पांश खींचेंगे। वो किस प्रकार से खींचेंगे, अगर वो डबल इंटीग्रल में है तब तो हम क्या करेंगे, y एक्स के समांतर आयताकार अल्पांश खींचेंगे। अगर वो ट्रिपल इंटीग्रल में है तो z एक्स के समांतर घनाभ आकार का अल्पांश खींचेंगे। तो हमने जो अल्पांश लिया वो घनाभ आकार का लिया, क्योंकि 3D पिक्चर में लेना है तो 3D में तो सिर्फ घनाभ आता है, इसलिए हमने ये घनाभ में लिया। इससे हमने लिमिट निकाली। लिमिट कैसे निकालेंगे, पहले एक्स की वो पट्टी जो घनाभ आकार की पट्टी है वो कहां से कहां तक वेरी कर रही है एक्स पर, क्योंकि ये यहां से शुरू होगा और यहां तक पट्टी ये वेरी करेगी। तो x बराबर 0 to 1, y की पट्टी, क्योंकि ये y यहां से यहां तक वेरी करेगा, यहां पर y का मान 0 और यहां पर y का मान हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये पट्टी नीचे वाले पक्ष पर तक टिकी हुई है, ये एक्स y तल पर टिकी हुई है। इसका मतलब इस पट्टी को ऐसे खींचेंगे तो ये यहां टच होगी, यहां टच का मतलब एक्स y तल पर ये रेखा का समीकरण जिस पर z का मान 0 रखते हैं ये आ गया। इससे y का मान निकाल लिया 1 माइनस एक्स। तीसरा क्या है, जेड एक्स का मान निकालना है। तो ये पट्टी क्या है, नीचे टिकी हुई है, ये क्योंकि एक्स वाई तल ऐसा है, इस पर ये टिका हुआ है, और हम जानते हैं एक्स वाई तल पर जेड का मान क्या होता है 0, तो जेड बराबर 0 से, और ये पट्टी ऊपर इस समतल पर टच है, जो तल है ना ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर उसके ऊपर टच है। इसका मतलब जेड बराबर यहाँ से 0 से यहाँ पर जेड का मान निकालेंगे, ये आ जाएगा। एक्स की लिमिट आएगी, वाई की लिमिट आएगी, जेड की लिमिट आएगी, वो हमने इसमें रख दिया। अब इसको हल करेंगे तो पहले किसके सापेक्ष हल करेंगे, जेड के सापेक्ष। इसका मतलब जेड की लिमिट और जेड वाला फंक्शन अंदर रखेंगे, बाकी का सारा बाहर भेज देंगे। तो 0 to 1 माइनस एक्स, एक्स की पावर m माइनस 1, वाई की पावर m माइनस 1, समाकलन 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई, जेड की पावर n माइनस 1 dz ऑफ dx dy इज इक्वल टू समाकलन 0 to 1, समाकलन 0 to 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, वाई की पावर m माइनस 1। ये बाहर क्यों लिया हमने, क्योंकि इनमें z नहीं है, क्योंकि z के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो x और y कांस्टेंट होंगे, इसलिए इनको हमने बाहर ले लिया। अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा, z के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो ये आ जाएगा z की पावर n अपॉन n, लिमिट आ जाएगी 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई dx dy इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, वाई की पावर m माइनस 1। अपर लिमिट रखेंगे तो देखो 1 अपॉन n कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया। ये मैंने क्या कर लिया, समाकलन के चिन्ह से बाहर ले लिया, क्योंकि ये ना तो x पर डिपेंड कर रहा है ना y पर ना z पर, तो इसको कंप्लीटली बाहर ले लिया। अब अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे z की जगह 1 माइनस एक्स माइनस वाई ये रख दिया, और z की जगह 0 रखेंगे।
dy। तो इज इक्वल टू 1/n समाकलन 0 to 1। अब क्या करेंगे, y के सापेक्ष समांतर करेंगे, y के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो हम क्या करेंगे, dy को अंदर ले लेंगे, उसकी लिमिट अंदर ले लेंगे, उससे संबंधित फंक्शन अंदर ले लेंगे और बाकी का बाहर भेज देंगे। तो ये आ जाएगा 0 to 1। और क्योंकि इसमें x की पावर n - 1 में y नहीं है तो बाहर आ गया, और ये आ जाएगा 0 to 1 - x y की पावर m - 1 1 - x की पावर -y and dy of dx। अब इसमें पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 - x u, ये पुट करेंगे। ये पुट करेंगे तो देखो dy का मान क्या आ जाएगा, dy बराबर आ जाएगा 1 - x du, क्योंकि y इसका u के सापेक्ष करेंगे तो x वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा, तो ये आ गया। अब ये मान इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/n समाकलन 0 to 1 x की पावर n - 1 लिमिट। अब देखो जब y का मान 0 होगा तो u का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 में इसका भाग देंगे तो 0 ही आएगा। y की जगह जब 1 - x रखेंगे तो u का मान क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि 1 - x से 1 - x कट जाएगा तो u बराबर 1। y की जगह ये रख देंगे 1 - x की u की पावर m - 1 1 - x माइनस 1 - x की पावर u ऑफ n, और dy की जगह रख दिया ये 1 - x du ऑफ dx। अगेन इज इक्वल टू 1/n समाकलन 0 to 1 x की पावर n - 1। अब देखो 1 - x को पूरा का पूरा बाहर ले लेंगे, क्यों, क्योंकि u के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 - x कांस्टेंट रहेगा। तो देखो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं एक बार, समाकलन 0 to 1 1 - x की पावर m - 1 u की पावर m - 1। इन दोनों में 1 - x कॉमन ले लेंगे, तो 1 - x कॉमन आया तो बाहर लेंगे तो इसकी घात आ जाएगी n, और 1 - u की पावर n, और यह है 1 - x du ऑफ dx इज इक्वल टू 1/n समाकलन 0 to 1। तो देखो 1 - x 1 - x 1 - x सारा एक जगह आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखो 1 - x की पावर m - 1 प्लस n और प्लस 1, क्योंकि गुणा में आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। तो मैंने ये जोड़ दिया m - 1 प्लस n और प्लस 1, और यह आ जाएगा समाकलन 0 to 1 u की पावर m - 1 और 1 - u की पावर n du ऑफ dx इज इक्वल टू 1/n समाकलन 0 to 1 x की पावर n - 1 और 1 - x की पावर m प्लस n, क्योंकि -1 से +1 कट गया तो यह आ जाएगा m प्लस n, और यह आ जाएगा समाकलन 0 to 1 u की पावर m - 1 और 1 - u की पावर n प्लस 1 du। ये मैंने क्यों किया, ताकि ये बीटा फंक्शन बन जाए। अब ये अंदर वाला एक बीटा फंक्शन है। बीटा फंक्शन की परिभाषा ये होती है, वो ये है समाकलन 0 to 1 x की पावर n - 1 और 1 - x की पावर m - 1 dx बराबर होता है गामा n गामा m अपॉन गामा n प्लस m। ये बीटा फंक्शन है, इसकी जगह ये रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1/n समाकलन 0 to 1 x की पावर n - 1 1 - x की पावर m प्लस n। तो बीटा फंक्शन से यहाँ पर m की जगह m हो गया, तो यह आ जाएगा गामा m
गामा, और यहां पर m की जगह क्या हो गया m+1, तो n+1 अपॉन गामा m+n+1 ऑफ dx। ये सारा कांस्टेंट है, क्योंकि इनमें अक्स नहीं है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/n गामा n+1 अपॉन गामा m+n+1 समाकलन 0 to 1 x की पावर n-1 और 1 माइनस x की पावर m+n+1-1। ये मैंने एक जोड़ दिया, एक घटा दिया। अगेन ये भी बीटा फंक्शन बन गया, इसकी जगह भी बीटा फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो देखो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा बराबर 1/n गामा n+1 अपॉन गामा m+n+1। बीटा फंक्शन से इसका क्या आ जाएगा गामा m+n+1 अपॉन गामा n+m+n+1। देखो 1/n गामा n, गामा n+1 को क्या लिख सकते हैं n गामा n, ऐसा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है, गामा n+1 का मान होता है n गामा n अपॉन गामा m+n+1 गामा m+n+1 अपॉन गामा n+m+n+1। अब देखो क्या कट रही है, n से n कट गया, ये पूरा पद इससे कट गया, तो ये क्या आ जाएगा गामा n अपॉन गामा n और नीचे क्या बच गया अपॉन गामा n+m+n+1, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका मान यही याद करना था। तो ये है डिरिचलेट इंटीग्रल, इसका सवालों में डायरेक्ट आपको इसका उपयोग करना है, तो इसका डायरेक्ट मान भी याद रखना है और इसका प्रूफ है वो इस प्रकार से